एवरीवन, कैसे हो सब फ्रेंड्स। आज ना हम एक इंटरेस्टिंग एक्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज माइंडसेट 1952। डिस्कस करेंगे आज हम सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 9। लेकिन हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, क्योंकि ये एक्ट फुली कवर होगा इस चैनल पर, सो इसीलिए, एंड वो भी एकदम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ एंड इजी लैंग्वेज में। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 की। फ्रेंड्स, इस एक्ट का नेम क्या है? माइंडसेट 1952। दूसरा यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो एक्ट है ना, पूरे के पूरे इंडिया में लागू होता है, लेकिन पहले ये एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। 31 अक्टूबर 2019 से ही ये एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ है। तो मतलब कि अब ये एक्ट पूरे के पूरे भारत देश में लागू होता है। तीसरी बात, ये एक्ट मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे करके लागू करती है। याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से सुनो। जैसे मान लो इस एक्ट की एक प्रोविजन ए है, एक प्रोविजन बी है, एक प्रोविजन सी है, तो ये तीनों जो प्रोविजन है कहते अलग अलग डेट्स पे भी लागू हो सकती हैं। ऐसे ही मान लीजिए प्रोविजन ए जो है वो 1 जुलाई को क्या है, पंजाब में लागू हो रही है। वही प्रोविजन ए मुंबई में किसी और तारीख को लागू हो रही है, चेन्नई में किसी और तारीख पे लागू हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग प्रोविजन अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग डेट्स पे लागू हो। लेकिन ऐसा इसमें ये रूल था कि 31 दिसंबर 1953 तक ऑलमोस्ट मैक्सिमम सब कुछ क्या है कहते इस एक्ट में लागू हो जाना चाहिए। सो आई होप सेक्शन 1 तो सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा। Now let's talk about section number 3, that is act not to apply in certain cases. फ्रेंड्स, ऐसे दो मामले हैं कहते जहां पर ये जो माइंस एक्ट है ना, ये लागू नहीं होता है। लेकिन सेक्शन 7, 8, 9, 40, 45 ये कुछ सेक्शंस हैं जो लागू होंगे। अदरवाइज ये एक्ट के जो रूल्स हैं वो जो 2 केस अभी हम समझेंगे ना, उनके ऊपर लागू नहीं होता है। अब जानने वाली बात यह है कि वो 2 कौन से ऐसे केस हैं, कौन से ऐसे सिनेरियो हैं जहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। उससे पहले अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि अभी मैं कह रही हूँ कि एक्ट लागू नहीं हो रहा, दूसरी तरफ मैं बोल रही हूँ कि ये वाले सेक्शन होंगे लागू। सुनो, सिर्फ हाइपोथेटिकली सोचो, जस्ट इमेजिन कि इस एक्ट में 50 सेक्शंस हैं। कितने हैं? 50 मान करके चलो। तो कहते कि वो 1 से लेकर के 50 तक सारे के सारे सेक्शंस, वो जो भी हम 2 केस समझेंगे ना, उन पर लागू नहीं होंगे। लेकिन वो 1 से 50 के बीच में ये वाले जो सेक्शंस हैं सिर्फ और सिर्फ यही लागू होंगे। समझ गए? अभी जो मैंने 50 सेक्शंस बोला ये सिर्फ हमने इमेजिन करा है समझने के लिए। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पूरा एक्ट लागू नहीं होगा, सिर्फ ये कुछ सेक्शंस हैं जो लागू होंगे। लेकिन वो 2 केस है कौन से यार? सबसे पहले आ जाता है प्रोस्पेक्टिंग का केस। मतलब कि यहाँ पर ना आप लोग माइंस में सिर्फ और सिर्फ ढूंढने का काम कर रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? कि मिनरल्स यहाँ पर है या नहीं, मिनरल्स है या नहीं, सिर्फ उनको ढूंढने, उनको सर्च करने तक का काम है, उसे बेचने का या यूज करने का नहीं। ठीक, लेकिन इसमें भी 3 शर्तें आएंगी। कौन सी? सबसे पहली शर्त, सबसे पहली कंडीशन कि जो ये ढूंढने का काम हो रहा है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही होने चाहिए। समझ गए? ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 20%, 20 से एक भी ज्यादा नहीं। क्लियर? दूसरी शर्त, वो जो गड्ढा होता है ना, गड्ढा करा जो, उसमें जो गहराई है उसकी वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, लेकिन कोल माइन वाले केस में 15 मीटर तक चलते हैं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ 6, ओनली 6। क्लियर? तीसरी शर्त, आप सिर्फ सरफेस तक ही हो, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना। समझ गए? अगर तो ये 3 शर्तें पूरी हो रही हैं मिनरल्स को ढूंढने वाले केस में, तो फिर उस सिनेरियो में ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, लेकिन सिर्फ यही सेक्शंस अप्लाई होंगे। बोलो, पहला सिनेरियो क्लियर हुआ? दूसरा, अब यहाँ पर आप माइंस में जा रहे हो,
जस्ट नॉर्मल डेली यूज वाले कुछ चीजें को लेने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक नॉर्मल जो चीजें यूज करने के लिए होती हैं वही आप खोद मतलब लेने के लिए गए हो, जैसे कि पत्थर, कंकर, नॉर्मल क्ले हो गई, लाइमस्टोन, मतलब ऐसे नॉर्मल चीजें ही जस्ट, ठीक है। तो वहां पर भी शर्तें आ जाएंगी, या इस केस में 50 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए। 6 मीटर गड्ढे वाला सिनेरियो इसमें भी चलेगा, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना, ये सिनेरियो, ये वाली शर्तें इसमें भी चलेंगी। समझ गए? दो कौन सी थी फ्रेंड्स बातें? सबसे पहला, आपका काम सिर्फ और सिर्फ उस माइंड में मिनरल्स को सर्च करने का है, ढूंढने का है, उन्हें बेचने का नहीं यहाँ पे काम हो रहा, ठीक। दूसरा कौन सा था? आप जब उसमें से वो नॉर्मल चीजें यूज करने वाली निकाल रहे हो, नॉर्मल क्ले, पत्थर, कंकर, बस ये सभी, ठीक है। इनके भी जो फर्दर शर्तें थी वो आप लोग समझ गए ना। ढूंढने वाले केस में फ्रेंड्स बोलो, आप लोग बताओ कितने पर्सन से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए? 20। और नॉर्मल जो चीजें यूज करने के लिए निकाल रहे हैं उस केस में बिल्कुल ठीक 50। बाकी वो गड्ढे वाली जो शर्त थी 6 मीटर वाली एंड ज्यादा गहराई में नहीं खुदाई करनी, ये दोनों में लागू होगी। अगर कहते हैं ये दोनों सिनेरियोस में ये सारी शर्तें जो इनकी है पूरी होती हैं, तब ये एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन जरा फिर से एक बात सोचिए, अगर मान लो एक माइन में सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स को ढूंढने का काम हो रहा है, हमें पता है कि 20% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन वहां पर 25% काम करने लग गए हैं। हमें पता है कि 6 मीटर से ज्यादा गड्ढा नहीं करना, उन्होंने 10 मीटर कर दिया है। हमें पता है कि बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, लेकिन वो बहुत ज्यादा गहराई में जा चुके हैं। तो इट मीन्स फ्रेंड्स, भले ही यहाँ पर काम सिर्फ सर्च करने का हो रहा है, क्योंकि वो सर्च वाले सिनेरियो में भी जो 3 शर्तें थी वो तीनों शर्तें तोड़ दी गई हैं, इसीलिए कहते फिर अभी सिनेरियो में फिर ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। समझे? मतलब फिर वो माइंड का जो भी मैनेजर या ओनर जो भी मैनेज करता होगा उसे वो बताना पड़ेगा कि हमने वो तीनों शर्तें तोड़ डाली है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उनके ऊपर ये एक्ट लागू हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? कंफ्यूज मत होना। नॉर्मल माइंस के केस में मैंने 6 मीटर बोला है, कोल माइन वाली में 15 मीटर अलाउड है, ठीक है जी। अगर अभी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 4, दैट इज रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। फ्रेंड्स कहते यहाँ पर ना, इस एक्ट में जहां भी आपको टाइम ऑफ डे लिखा मिला ना, तो उसका मतलब पता क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, जो कि कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है ना, उससे IST क्या है, 5.5 घंटे आगे होता है, ठीक है। अब मेनली यहाँ पे मुद्दा है क्या? कहते कुछ क्या है एरियाज, कुछ स्पेसिफाइड एरियाज ऐसे होते हैं जो ना फ्रेंड्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, IST को फॉलो ही नहीं करते हैं, वो अपना वहां का लोकल टाइम यूज करते हैं। तो फिर यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो ये रूल बना सकती है, मतलब अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो ये परमिशन दे सकती है एक माइंस को कि आप अपना लोकल टाइम यूज करोगे या फिर IST। जैसे कि मान लो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है कि आपको क्या है, अपना स्पेसिफिक एरिया बताइए हमें कौन सा है, आपका लोकल टाइम क्या है वो बताइए। फिर उन सबको देख करके ही कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो ये डिसाइड करती है कि आपकी माइंड को यहाँ पे हम लोकल टाइम यूज करने देंगे या फिर आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा इसीलिए फ्रेंड्स क्योंकि कुछ एरियाज में कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं किया जाता है, तो वहां फिर पंगा पड़ता है। वो कहते हैं हम IST को फॉलो ही नहीं करते हैं, हमें तो अपना लोकल टाइम फॉलो करना है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है कि ये कौन सा एरिया है, इनका लोकल टाइम क्या है, उस हिसाब से फिर वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये इनको लोकल टाइम यूज करना चाहिए तो वो अलाउ कर देगी, परमिशन दे देगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं आपको IST ही फॉलो करना है, फिर IST फॉलो करना पड़ेगा। Is that clear? Good. Now let's talk about section number 5, that is Chief Inspector and Inspectors. फ्रेंड्स होता पता क्या है, पूरे इंडिया के लिए, हमारे भारत देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है। किसे अपॉइंट करती है? चीफ इंस्पेक्टर को। अब चीफ इंस्पेक्टर कहता है यार मुझे मेरी मदद के लिए भी तो लोग चाहिए ना, तो उसकी मदद के लिए मतलब ऐसा सबऑर्डिनेट किसे अपॉइंट किया गया? इंस्पेक्टर्स को।
समझे? अब चाहे चीफ इंस्पेक्टर है या फिर इंस्पेक्टर है, कहते हैं इनके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है ना वो होनी चाहिए। ये तो थी एक बात इस सेक्शन की। अब दूसरी बात मुझे आप ही लोग बताओगे यार, मान लीजिए जो पिंकू है ना उसका कोई एक XYZ माइन है, उस माइन में वो मैनेजर है और वो ऐसा इंस्पेक्टर अपॉइंट होना चाहता है। आप लोगों को क्या लगता है, एक पिंकू जो कि ऑलरेडी एक माइन को मैनेज करता है, क्या वो इंस्पेक्टर बन सकता है? अरे वाह, आप लोग तो बड़े समझदार हो, बिल्कुल सही जवाब दिया, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर किसी पर्सन का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से माइंस के साथ लेना देना है कोई भी, तो फिर उसे ऐसा इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात भी समझ गए, ठीक है। फिर तीसरी बात बताओ मुझे भी, आप ही बताओ यार, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, DM जिसे हम बोल देते हैं शॉर्ट में, क्या यार वो ऐसा इंस्पेक्टर जो पावर्स इंस्पेक्टर के पास होती है उसका यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर के अंडर ही। लेकिन एक बात और इम्पोर्टेंट याद रख लेना, अभी अभी हमने समझ लिया कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंडर इंस्पेक्टर की पावर्स ड्यूटीज को यूज तो कर सकता है, लेकिन ये जो कुछ सेक्शन है ना, सेक्शन 22, 22A, 61, 6 लिखा है, ये जो सेक्शंस है ना, ये वाले सेक्शंस की पावर लेकिन उसे नहीं दी गई है। समझ गए? ठीक है। अब फोर्थ बात इस सेक्शन में क्या बोली गई है, ये जितने भी बंदे हैं, चीफ इंस्पेक्टर है या फिर इंस्पेक्टर्स हैं, इन्हें इंडियन पैनल कोड के कहते हैं सेक्शन 21 के तहत क्या माना गया है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक, पब्लिक सर्वेंट। सो आई होप इस सेक्शन में जो 4 बातें बताई गई थी आपको समझ में आ गई ना? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 6, दैट इज फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टर्स। फ्रेंड्स, हम जानते हैं, हमने पिछले सेक्शन में समझ लिया ना कि चीफ इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, जरा बताओ। हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। अब जो इंस्पेक्टर्स है वो कहीं ना कहीं चीफ इंस्पेक्टर के सबऑर्डिनेट ही तो है, उनके अंडर ही तो वर्क करेंगे, है ना? तो फिर यार अगर इंस्पेक्टर जो है वो चीफ इंस्पेक्टर के अंडर वर्क कर रहे हैं, तो यार चीफ इंस्पेक्टर के पास कुछ तो अपना रोब होना चाहिए ना अपनी पोजीशन का, है ना? हाँ, तो इसीलिए कहते हैं जो चीफ इंस्पेक्टर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले करके, पहले चीफ इंस्पेक्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ली बोलो, अप्रूवल ले ली, ठीक। अब क्या उसकी अप्रूवल मिल गई, फिर वो चीफ इंस्पेक्टर रिटन ऑर्डर दे करके किसी भी स्पेसिफिक इंस्पेक्टर को या किसी भी टाइप, किसी भी कैटेगरी के, किसी भी क्लास के इंस्पेक्टर को क्या है कहते हो, अपनी खुद की, मतलब चीफ इंस्पेक्टर अपनी पावर्स दे सकता है, लेकिन याद रखना अपील से रिलेटेड पावर वो डेलीगेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं हूँ चीफ इंस्पेक्टर और आप लोग हो मेरे इंस्पेक्टर्स, ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले ली और फिर आप लोगों को रिटन ऑर्डर दे दिया कि मेरी ये पावर्स अब आपके पास भी है, लेकिन सॉरी मैं आपको अपील की पावर नहीं दे सकती, अदरवाइज सब पावर्स अब आपके पास भी है। समझ गए पहला पॉइंट इस सेक्शन का? गुड। दूसरा, अगर मान लो पिंकू, चिंकू, टिंकू, मिंकू ये सभी इंस्पेक्टर्स हैं, ठीक है जी, मैं ऐसा चीफ इंस्पेक्टर क्या कर सकती हूँ, इन्हें किसी भी पावर को यूज करने से रोक सकती हूँ। समझ गए? जैसे मैंने पिंकू को बोला एज अ चीफ इंस्पेक्टर कि ओ हेलो पिंकू, मिस्टर पिंकू यू इंस्पेक्टर, तुम सेफ्टी इंस्पेक्शन की पावर का यूज नहीं करोगे। मतलब मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, एज अ चीफ इंस्पेक्टर मैं रिटन ऑर्डर दे करके उन्हें किसी भी पावर से, मतलब पावर को यूज करने से रोक सकती हूँ। समझ गए? गुड। तीसरी बात, अगर मान लो पिंकू, टिंकू, चिंकू ये सब के सब इंस्पेक्टर्स हैं, तो मतलब मैं चीफ इंस्पेक्टर हूं ना, तो मैं ये भी डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन सा इंस्पेक्टर का क्या जुरिस्डिक्शन होगा, वो किस एरिया में काम करेगा। जैसे मैं पिंकू को बोल सकती हूँ कि तुम राजस्थान रीजन में काम करोगे, मैं चिंकू को बोल सकती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरे क्रॉस द इंडिया कोल माइंस में काम करोगे, तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। तो भाई चीफ इंस्पेक्टर हूँ तो कुछ तो फायदे मिलने चाहिए ना। समझ गए? सबसे पहला क्या, गवर्नमेंट के अप्रूवल लेकर के
पहला काम मैं क्या कर सकती हूँ, बोलो अपनी पावर्स उन्हें दे सकती हूँ इंस्पेक्टर्स को, लेकिन जरा बताना कौन सी पावर नहीं दे सकती। हाँ जी बिल्कुल ठीक, अपील की पावर। दूसरा बताओ, आप ही लोग बताओ। हाँ, मैं उन्हें किसी पावर के यूज करने से रोक भी सकती हूँ, ठीक है। तीसरा, बिल्कुल ठीक, चीफ इंस्पेक्टर होने के नाते मैं इंस्पेक्टर्स का जुरिस्डिक्शन मतलब किस एरिया में काम करेंगे ये भी डिसाइड कर सकती हूँ। तो समझ गए ना फ्रेंड्स, ये सेक्शन भूलने का तो नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7 दैट इज पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स ऑफ माइंड। यार कब से हम चीफ इंस्पेक्टर की पावर्स की बात कर रहे हैं, इंस्पेक्टर कहता है यार मेरा कुछ है ही नहीं, मतलब कोई रोक मेरा भी रोक डाल दो कोई। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि ठीक है अब हम इंस्पेक्टर की पावर समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो कहते हैं जो इंस्पेक्टर है ना वो क्या है, चेक कर सकते हैं क्या, लो बाय लॉज कोई भी रजिस्टर रिकॉर्ड वो कुछ भी चेक कर सकता है। दूसरा, अगर मान लो माइंस में वो जाना चाहता है चेकिंग के लिए, दिन हो या रात वो कभी भी विजिट कर सकता है। मतलब यहाँ पे अगर काम चल रहा है तो आप उसको बोलो ओ हेलो रात में आ गए सुबह आना चलो जाओ, ऐसा नहीं आप कर सकते। वो डे या नाइट जब उसको लगता है इंस्पेक्टर की वो विजिट करेगा माइंड में जाके तो वो कर सकता है। लेकिन हाँ यहाँ पर कहते फिर उस इंस्पेक्टर की भी एक जिम्मेवारी बनती है कि वो उन्हें अननेसेसरली डिस्टर्ब ना करे, ठीक। तीसरी बात कहते हैं कि ना इंस्पेक्टर ये भी चेक कर सकता है कि सेफ्टी का, वेंटिलेशन का, हेल्थ का, जो मतलब वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वेंटिलेशन का, उनकी सेफ्टी हेल्थ इन सब चीजों का प्रॉपरली ध्यान रखा गया है या नहीं। तो मतलब ये सारी चीजें इंस्पेक्टर क्या है वो चेक कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन जरा सोचो अब मैं इंस्पेक्टर बनती हूँ, ठीक। मान लो मैं एक माइन में गई इंस्पेक्टर हूँ तो इंस्पेक्शन कर रही थी, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स अब मेरे पास एक और हक है, क्या सोचो जरा फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर अब ऐसा इंस्पेक्टर ये राइट है कि अगर मुझे लगता है किसी भी मशीनरी पे कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी ऐसा मटेरियल मुझे लगता है कि गड़बड़ है, कुछ तो ऑफेंस हुआ है यहाँ पर या होने वाला है, तो मैं फिर उस मशीनरी या कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल या इस चीज को मतलब क्या है सीज कर सकती हूँ, समझ गए। और ये जो सर्च और सीज करने के लिए जो रूल्स है यहाँ पर कहते हैं फ्रेंड्स कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अप्लाई होते हैं। तो इस सेक्शन में बस 2 ही बातें बताई गई हैं। सबसे पहले जो इंस्पेक्टर है वो हर चीज सर्च कर सकता है, ठीक, कि हेल्थ प्रॉपरली हो रही है मतलब ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, रिकॉर्ड्स क्या है, मटेरियल क्या यूज हो रहा है, सब दिन रात कभी भी वो विजिट कर सकता है। दूसरा, अगर उसे कुछ गड़बड़ लगती है तो वो किसी भी चीज को क्या है सीज कर सकता है। और इन सब के लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के रूल्स अप्लाई होंगे। क्लियर। अब फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इस के नोट्स चाहिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में तो आप स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 8 दैट इज पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू एंटर मेजर एक्सेट्रा। लेकिन ये पॉइंट समझने से पहले फ्रेंड्स सेक्शन 7 में मैं एक पॉइंट स्किप कर गई थी कि जो इंस्पेक्टर होता है ना वो वहां पे माइंड में जो लोग काम करते हैं ना उनकी स्टेटमेंट भी ले सकता है। लेकिन अगर मान लो मैं इंस्पेक्टर हूँ और मैं पिंकू से स्टेटमेंट लेने गई, अब पिंकू को लगता है यार अगर मैं कुछ बोलूंगा मैं तो खुद ही फंस जाऊंगा, ठीक है, तो वो अगर पिंकू कहता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं बताना प्लीज, तो यहाँ पर मैं उस पिंकू को, उस वर्कर को स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। इतना राइट है कि मैं किसी से भी स्टेटमेंट ले सकती हूँ, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन स्टेटमेंट नहीं दे सकता तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकती। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेक्शन 7 का, याद रख लेना। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन 8 की, पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू एंटर मेजर एक्सेट्रा। यहाँ पर फ्रेंड्स कहते चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर अगर रिटर्न एक स्पेशल ऑर्डर दे करके किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ऑथोराइज करते हैं, क्यों करते हैं भाई, माइंस में जाकर के लेवलिंग करने के लिए, कुछ मेजर करने के लिए, ठीक है, मतलब भेज रहे हैं, तो ठीक है फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है जा सकता है उस माइन में। लेकिन अब एग्जांपल सुनिए, आप कौन हो, आप हो चीफ इंस्पेक्टर, आपने एक रिटन स्पेशल ऑर्डर दिया और मुझे, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ऑथोराइज कर लिया,
क्यों करा? ताकि मैं एक माइंड में जाकर के सर्च करूं, लेवलिंग करूं, मेजर करूं, ये सब काम करूं। लेकिन आपने मुझे ऑथराइज कर दिया, दैट डजंट मीन कि अब मैं सीधा माइंड में घुस जाऊंगी। यहाँ पर अब क्या होगा, मुझे माइंड का जो भी मैनेजर कह लो, उसे 3 दिन पहले क्या है, रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। मान लो पिंकू माइंड का मैनेजर है, मान लो, तो मैं उसको रिटर्न ऑर्डर दूंगी कि मैं आ रही हूँ। समझ गए फ्रेंड्स? जैसे मान लो मैंने 28 जुलाई को ये डिसाइड करा कि मैं जाऊंगी माइंड में, तो उससे 3 दिन पहले 25 जुलाई को मुझे रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं आपकी माइंड में आ रही हूँ। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब मान लीजिए क्योंकि आप लोग चीफ इंस्पेक्टर हो और आपको ना भनक लगी है यार कि ऐसे ऐसे एक्सवाइजेड माइन है जहां पर कुछ इलीगल हो रहा है, घपला हो रहा है, और आप लोगों ने क्या करा, फटाफट एक रिटर्न ऑर्डर में मुझे क्या है, ऑथराइज कर दिया एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। यहाँ पर क्योंकि ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो आप लोगों ने मुझे बोला 3 दिन का नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा भाग माइंड में। समझ गए? तो जब इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी तो वहां पर 3 दिन पहले नोटिस देने की जरूरत नहीं है, फिर फटाफट भागो। समझ गए? क्योंकि वहां पे फ्रेंड्स इलीगल काम हो रहा है, कुछ घपला हो रहा है, तो अगर हम बता करके जाएंगे तो अगला बंदा अपने सबूत छुपा नहीं लेगा, है ना? इसीलिए तो आई होप ये सेक्शन भी आपको क्लियर हो गया होगा। Now let's talk about section number 9, that is facilities to be afforded to inspector। यार आप लोग तो चीफ इंस्पेक्टर हो, ये पिंकू चिंकू टिंकू इंस्पेक्टर्स हैं, और पिछले सेक्शन के अकॉर्डिंगली मैं कौन हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। ठीक है जी। अब हम तीनों में से मान लो कोई भी किसी माइन में जाना चाहता है, तो कहते उस माइन का चाहे कोई ऑनर है, एजेंट है, मैनेजर है, कोई भी है, उन्हें क्या है, हम लोगों को पूरे की पूरे फुल सपोर्ट देनी पड़ेगी। मतलब कि मान लो अगर माइंड में ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं जा रही हूँ, जिसे कि आप लोगों ने ही, चीफ इंस्पेक्टर ने ही ऑथोराइज करा था, तो यहाँ पर वो माइंड का चाहे वो ऑनर है, एजेंट है, कोई भी है, वो मुझे फुली सपोर्ट करेगा। अगर आप चीफ इंस्पेक्टर, आप अपने इंस्पेक्टर्स के साथ जाते हो तो आपको भी, लेकिन सपोर्ट कैसे? देखो, अगर हमें लोगों को, अगर हम लोग गए हैं और हमें कोई रिपोर्ट चाहिए, कोई रिकॉर्ड चाहिए, कोई मशीनरी, कोई मटेरियल चेक करना है, कुछ सर्च करना है, कुछ सीज करना है, कोई स्टेटमेंट लेनी है, तो यहाँ पर वो हमें फुल सपोर्ट करेंगे, ताकि हम बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी रुकावट के या बिना किसी मुसीबत के क्या है, बड़े आराम से अपना काम कर सके। अब जरा एग्जांपल ले लो, मान लो पिंकू इंस्पेक्टर है, वो गया अपनी फौज के साथ कहाँ पर, माइन में, और माइन वालों ने क्या करा, उसे भगा दिया। तो कहते रुक जाओ, ऐसा नहीं करना क्योंकि ये अलाउड नहीं है। समझ गए? तो बहुत सिंपल सेक्शन था। Good. Now let's talk about section number 9A। फ्रेंड्स बड़े ध्यान से समझना है सेक्शन को। मान लीजिए कि कहते हैं जो चीफ इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, या फिर जो ऑथराइज पर्सन होता है, हमने सेक्शन 8 में समझा था, इन तीनों में से कोई भी अगर माइन में जाकर के, माइंस के फ्रेंड्स वर्किंग आवर के दौरान, फिर चाहे डे है या फिर नाइट है, जाते हैं हेल्थ का सर्वे करने के लिए कि वर्कर्स की हेल्थ कैसी है, सर्च वगैरह करने के लिए कि माइन के क्या हालचाल है, तो वो जा सकते हैं, लेकिन पहले रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। और जब अगर वो जाते हैं तो माइन का चाहे कोई वो एजेंट है, ऑनर है, मैनेजर है, उसे फुली सपोर्ट करना पड़ेगा। इतना तो आप अब तक समझ चुके हो, तो इसके पहले क्लॉज में यही बताया गया था। अब फ्रेंड्स आप लोग इसके सेकंड बात सुनो। मान लीजिए आप लोग कौन हो, चीफ इंस्पेक्टर हो, है ना? आपने मुझे ही ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑथोराइज करा है और बोला है कि इस माइन में जाओ और लोगों के जो वर्कर काम करते हैं उनकी हेल्थ का बारे में पता करके आओ। मैं चली गई। अब क्या करूंगी मैं? देखो, अगर मान लो उस माइन में 50 लोग हैं, अब मैं 50 लोगों का तो नहीं, लेकिन मैंने क्या करा, कुछ रैंडम वर्कर्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सपोज करो मैंने पिंकू को सिलेक्ट करा, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर उससे सिलेक्ट करा है उस वर्कर को, तो कहते हैं जिस वर्कर को फिर सिलेक्ट कर लिया गया है उसे अपना मेडिकल चेकअप करवाना ही पड़ेगा, अपनी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो ठीक है, फिर क्योंकि पिंकू कहता मुझे मेडिकल चेकअप करवाना ही पड़ेगा, तो पिंकू आ गया मेरे साथ मेडिकल चेकअप करवाने के लिए। तो फिर पिंकू कहता यार मैं आ तो गया हूँ, पर मेरे पैसे कट जाएंगे,
तो फिर कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स याद रखना, इस सिनेरियो में अगर वर्कर क्या है, इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर या फिर ऑथोराइज्ड पर्सन द्वारा मतलब उनके कहने पर चेकअप करवाने गया है कोई भी वर्कर माइन का, तो वो टाइम पीरियड उसके वर्किंग आवर में ही इंक्लूड होंगे। एक और बात, अगर उसे चेकअप करवाए गए हुए ज्यादा टाइम लग गया, उसके नॉर्मल वर्किंग आवर से ज्यादा ही टाइम लग गया, तो उसे ओवर टाइम भी मिलेगा। अच्छी बात है ना ये? हाँ, तो ठीक है। पिंकू कहता फिर सही है, मुझे मतलब मेरे वर्किंग आवर में टाइम वो काउंट होगा, यही माना जाएगा कि मैं माइन का ही काम कर रहा हूँ। फिर ठीक है, होगा तो जो ओवर टाइम लग गया यार, ओवर टाइम मिल जाएगा, ये तो अच्छी बात है। तो पिंकू आ गया। अब तीसरी बात हुआ फ्रेंड्स अब ये कि पिंकू मान लो अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, वहां पर अनफिट निकला, ये रिपोर्ट आई कि वो अनफिट है। तो यहाँ पर उसे पूरी की पूरी सैलरी भी मिलेगी ही, साथ ही साथ जो कंपनी, जो माइन का बंदा जो भी है, उसी के खर्चे पर ही उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट होगा। ये एक बात है। फोर्थ बात यहाँ पे फ्रेंड्स ये आ जाती है एक, अगर मान लो ये पता चलता है कि पिंकू परमानेंटली अनफिट हो गया है, लाइक उसके दोनों पैर अब इस तरह से हो गए हैं कि वो अब चल नहीं सकता है ना, तो फिर अब ऐसे सिनेरियो में जो माइंड वाले हैं ना, वो कोई इसके लिए ऐसा काम ढूंढेंगे जहां पे उसको सिर्फ बैठे बैठे अपने हाथों का यूज करते हुए काम कर सकता है। लेकिन कहते जब तक अब उनको ऐसा कोई काम मिल नहीं जाता तब तक पिंकू क्या करे, तो फिर कहते तब तक उसे डिसेबिलिटी का अलाउंस मिलेगा। समझ गए? लेकिन अगर पिंकू कहता नहीं यार अब मुझसे काम नहीं होता, मैं नहीं करूंगा, मेरे पैर तो दोनों चले गए हैं, मतलब नहीं काम कर पा रहे, अब पैर तो मेरे काम नहीं कर रहे, कहते मैंने काम करना ही नहीं है माइंड में अब, तो फिर कहते उसे क्या है, एक लम सम में एक कंपनसेशन अमाउंट दी जाएगी। समझ गए? लेकिन वो कंपनसेशन का अमाउंट कितना मिलेगा ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो इसके रिगार्डिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है। कहते कि उस पर्सन का क्या काम था, मान लो उसकी कितनी सैलरी थी, उसकी डिसेबिलिटी कितनी है, और भी अदर फैक्टर्स, इन सबको ध्यान में रख करके ही कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड किया जाता है। सो आई होप आपको ये वाला सेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से मैंने कोशिश करी कि आपको पूरा का पूरे आज का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही सिंपल नोट्स भी चाहिए तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड हाँ, अगर आपको सभी एक्ट्स की फुल प्लेलिस्ट चाहिए तो मेंबरशिप को भी ज्वाइन करें जस्ट एट ₹89। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।